साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी का जनपद में दर्शन, पूजन और भ्रमण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री तकरीबन 11 बजे का वो समय होगा जब हेलीपैड रामकथा पार्क में पहुंचेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साकेतवासी पूज्य महंत श्री रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन, पूजन और मंदिर निर्माण के कार्यों का अवलोकन करेंगे और तमाम कई ऐसे कार्यक्रम है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिरकत करेंगे। तो देखिए, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर है। इस दौरान उनके कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो प्रस्तावित है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे, विकास कार्य किस तरीके से प्रगति कर रहे हैं इसका जायजा लेंगे। तो इसके साथ ही ये अटकलें हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो अगले साल राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही उनके तमाम कई मंत्री लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। तो इसी बीच वाराणसी के बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां तकरीबन 11 बजे का वो समय होगा जब उनका हेलीपैड अयोध्या पहुंचेगा। इसके बाद वो तमाम कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिस पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए, आज सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं, उनके क्या कुछ कार्यक्रम अयोध्या में आज प्रस्तावित है? विभांशु। बिल्कुल, आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री आज अयोध्या जा रहे हैं एक दिवसीय दौरे को लेकर। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो रामचंद्र परमहंस महंत की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आज सूबे के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं शिरकत करने जा रहे हैं। और साथ ही अगर बात की जाए तो गोरखपुर के जो मठ है, यानी कि गोरखनाथ का मठ है, वहाँ के पूर्व मठाधीश अवैधनाथ के काफी करीबी थे रामकृष्ण परमहंस। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान अगर बात की जाए तो विभिन्न तरीके के कार्यक्रम में शिरकत करके और कहीं ना कहीं उस महंत को याद करेंगे, अपने गुरु सखा को याद करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उसके ठीक बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का जो निर्माण कार्य चल रहा है, भव्य रामलला का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी समीक्षा करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगभग 10 फीट की दीवार तैयार हो गई है, तो उसका अवलोकन भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री के जाने से पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जब वहां जाएंगे तो वहां के क्षेत्रीय नेता भी कहीं ना कहीं से मुलाकात करके और 24 के चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। जी ठीक है। देखिए विभांशु, जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या बड़ा नेता अयोध्या दौरे पर जाता है तो वो राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा जरूर लेता है। अगले साल 2024 के चुनाव है, उससे पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और पर्यटक भी फिर राम मंदिर का दीदार कर सकेंगे। लगातार दौरे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है अयोध्या से? जी बिल्कुल, अगर मुस्कान बात की जाए तो आने वाले 24 जनवरी को कहीं ना कहीं राम मंदिर निर्माण कार्य का संपन्न हो जाएगा लगभग, और उस समय प्राण प्रतिष्ठान के पूरे भव्य तरीके से आयोजन करने की तैयारी में है कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि तीर्थ समिति। साथ ही आपको बता दें कि जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री जब भी अयोध्या दौरे जाते हैं तब वो कहीं ना कहीं अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का अवलोकन करने जाते हैं। इससे साफ है कि जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री मेडिकल टूरिज्म को लेकर लगातार कहीं ना कहीं तमाम दावे वादे कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अयोध्या, मथुरा और काशी में देश विदेश और साथ ही साथ देश के अलग अलग कोनों से जो लोग आएंगे उससे निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी इजाफा होगा और टूरिज्म में भी होगा। साथ ही आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है राम मंदिर निर्माण। अगर बात करें तो इसको लेकर अगर देखें तो 2017 के मैनिफेस्टो में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राम मंदिर
मंदिर निर्माण को लेकर तमाम दावे वादे किए थी और समय समय पर कहीं ना कहीं उसका अवलोकन करके आम जनमानस के बीच जो किए गए वादे हैं उसको कहीं ना कहीं दर्शाने का कार्य करते हैं। और बात की जाए तो 2024 के चुनाव में राम मंदिर एक कहीं ना कहीं सियासत का मुद्दा भी रह सकता है और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का पूरा श्रेय लेते हुए आगामी चुनाव में उतर सकती है। मुस्कान, देखिए विभांशु, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विपक्षी दल अक्सर यही आरोप लगाते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करती है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अयोध्या पहुंचते हैं, राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लेते हैं, विकास कैसे हो रहा है इसका जायजा लेते हैं। तो ये जो विपक्षी दल आरोप लगाते हैं, अयोध्या का दौरा उनके इस आरोपों को कितनी धार देता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अगर अयोध्या दौरे पे हैं तो उसकी साफ वजह है कि रामचंद्र महंत के कहीं ना कहीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और जिस मठ से वो आते हैं, गोरखपुर मठ से, बाबा गोरखनाथ मठ से, वहां के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के कहीं ना कहीं रामचंद्र कहीं ना कहीं उनके सखा थे और उस महंत के आज पुण्यतिथि है। उस उपलक्ष्य पे अपने कहीं ना कहीं गुरु के सखा के पुण्यतिथि पे जा रहे हैं और इस दौरान आज वो राम मंदिर का भी कहीं ना कहीं अवलोकन करेंगे। अगर बात की जाए तो विपक्षी दल लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पे आरोप लगाता रहा है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव में उतरना चाहते हैं। मगर बात की जाए तो राम मंदिर तीर्थ समिति कहीं ना कहीं राम मंदिर का जब शुभारंभ किया जाएगा, जब प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा तो लगभग 108 दिनों तक भव्य पूजा अर्चना करने की तैयारी में है, जिसकी समीक्षा खुद सूबे के मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ वो एक महंत भी है। तो आमतौर पर राम मंदिरों का कहीं ना कहीं देखा जाए जायजा गोरखपुर मठ से अंदर से लिया जाता है और राम मंदिर भी कहीं ना कहीं गोरखपुर मठ के जो राम मंदिरों का एक कहीं ना कहीं समूह है उसके अंदर में आता है। तो इस नाते कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री आए दिन अवलोकन करते रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की घोषणा से पहले अपने 39 उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसके तहत मध्य प्रदेश की जनता का मिजाज जानने के लिए यूपी के 100 विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है, जिनको आज भोपाल में प्रशिक्षण मिलेगा। बताया जा रहा है कि सभी विधायक मौजूद स्थिति का आकलन करेंगे और स्थिति के आकलन की केंद्रीय नेतृत्व को एक रिपोर्ट भी सौंपेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं यूपी के विधायकों को मध्य प्रदेश के चुनाव की कमान सौंपी जा चुकी है और आज यूपी के 100 विधायकों को एक भोपाल में ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही अब ये जो विधायक यूपी के मध्य प्रदेश जा रहे हैं वहां की जनता का नब्ज टटोलने, वहां की जनता क्या चाहती है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, इसका आकलन करने के उद्देश्य से 100 विधायकों को आज प्रशिक्षण दिया जाएगा। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, मध्य प्रदेश की था लेने यूपी के 100 विधायक जाएंगे। उन 100 विधायकों में कौन कौन से बड़े विधायकों के जो नाम है वो सामने आए हैं, जिनको आज प्रशिक्षण भी दिया जाएगा? बताइए, फोन कट गया। जी विवेक, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और साथ ही अब 100 विधायक यूपी के ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की था लेने पहुंचेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसका आकलन करते हुए नजर आएंगे। तो आज यूपी के उन्हीं 100 विधायकों को भोपाल में प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये यूपी के 100 विधायक आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। वहां का रिपोर्ट कार्ड क्या है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की छवि क्या है, इसका भी आकलन ये 100 विधायक ही करेंगे। तो चुनाव की तारीखों का अभी इंतजार है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और ये सभी 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी बीते चुनाव में हार चुकी है और इन्हीं हारी हुई सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान बस इसी के मद्देनजर किया है कि वहां पर तैयारियां तेज हो जाएं। तो देखिए चुनाव काफी नजदीक है,
3 महीने बाद का तकरीबन वो समय होगा जब मध्य प्रदेश की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और वहां पर सरकार बनाएगी। इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सभी चुनावी मैदान में सक्रिय हो चुकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव में बढ़त बनाते हुए 39 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें 50% चेहरे ऐसे हैं जिन्हें दोबारा मौका दिया गया है। यानी हार के बावजूद भी 50% चेहरे ऐसे हैं जिन्हें दोबारा मौका दिया गया है। तो वही कुछ नए चेहरों को भी जगह मिली है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि यूपी के 100 विधायक जाएंगे भोपाल, जहां पर आज उनका प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण देने के बाद मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है इसकी था लेने की भी यूपी के विधायक कोशिश करेंगे। विवेक एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, यूपी के 100 विधायक आज भोपाल में मौजूद रहेंगे और वहां पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन 100 विधायकों में किस किस का नाम सामने आया है जिन्हें आज मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण दिया जाएगा? देखिए, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 100 विधायक मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और एक ट्रेनिंग पूरा करेंगे या फिर एक कार्यशाला जो एक दिन की होगी उसको पूरा करेंगे। अगर बात बता दें कि इस ट्रेनिंग के बाद ये विधायक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जनता की नब्ज टटोलेंगे कि जनता वर्तमान सरकार या वर्तमान एमएलए से कितना खुश दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो भाजपा हाईकमान ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाने वाले विधायकों को गोपनीय रखा जाएगा और उनकी जो सर्वे की जानकारी होगी वो पूरी तरीके से गोपनीय रहेगी। गोपनीयता के आधार पर यह सर्वे होगा। लेकिन ऐसा सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो लोकप्रिय विधायक हैं, जिनकी संगठन में अच्छी खासी पैठ है, जो कम से कम 2 बार से विधायक है, उनको यह मौका मिलेगा ताकि वह मध्य प्रदेश में जाएं और अपने पूरा अनुभव जो है, जो चुनावी अनुभव है या अपने क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन देखिए विवेक, आज ये 100 विधायकों को प्रशिक्षण तो दिया जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की जो कमान है वो अपने हाथ में ले रखी है। यानी कि बागडोर सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। चुनौतियां क्या है? क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी को 3 महीने पहले ही प्रत्याशियों की सूची जारी करनी पड़ी, जबकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है? देखिए, जब गृह मंत्री खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसका असर साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस लगातार मजबूती से मध्य प्रदेश से अपने पैर पसार रही है और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश से एक तरफ से गढ़ रहा है। पिछले 2 दशक से वहां पे शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और लगातार मामा अपने क्षेत्र की जनता के द्वारा चुनते आए हैं। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का जो समीकरण है वो अलग बैठता हुआ दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता परिवर्तन की लहर चाहती है। ऐसे में मध्य प्रदेश को एक अलग रणनीति के हिसाब से देखा जा रहा है, जहां कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली हुई है और लिहाजा इसीलिए अलग अलग रणनीतियों के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है, ताकि चुनाव से ऐन वक्त पहले ही जमीनी हकीकत का आकलन जो है वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को हो सके और आने वाले समय में जो फेरबदल भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिसाब किताब के लिए जरूरी हो वो कर सके और मध्य प्रदेश का जो बैटल है उसको जीता जा सके। ठीक है। देखिए विवेक, 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसमें 50% कहीं ना कहीं ऐसे चेहरे हैं जिन्हें दोबारा मौका दिया गया है हार के बावजूद। क्या वजह रही और क्या सीटों का जो ऐलान होने के बाद क्या कोई अनबन की खबरें फिलहाल अंदर से सामने आ रही हैं क्या? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से दोबारा मौका दिया गया है तो यह साफ बात है कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों पर दोबारा भरोसा जता रहा है, उनको दोबारा से मौका दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि किसी अभी उम्मीदवार में अगर वो इन्वेस्ट करती है तो बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करती है। अगर कोई काबिल उम्मीदवार उसके पास है या काबिल नेता उसके पास है तो उसे संगठन में किस प्रकार से यूज करना है, उसे सरकार में किस प्रकार से यूज करना है, उसे कौन सी जिम्मेदारी देनी है, उससे बखूबी पता है और अपने किस खिलाड़ी से किस प्रकार का प्रदर्शन कराना है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बेहद ही अच्छे तरीके से मालूम है। यही वजह है कि कुछ लोगों को दोबारा मौका दिया गया और शीर्ष नेतृत्व ने उन पर दोबारा भरोसा जताया। अगर जमीनी फीडबैक उनकी अच्छी रहती है, जनता के बीच में उनकी पहल अच्छी रहती है और जो विधायकों की रिपोर्ट है वो उनके हिसाब से अनुकूल होती है
तो कहीं ना कहीं वे उन लोगों के लिए अच्छी बात है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक बेहतर रणनीति साबित होगी कि दोबारा मौका लेकिन देने के बाद विवेक, इन लोग एक बड़ी की बात यह है कि अभी तक तो ये था कि एनडीए वर्सेस आईएनडीआई यानी कि विपक्षी दलों का ये जो गठबंधन है ये सिर्फ लोकसभा चुनाव ही एक साथ लड़ेगा। लेकिन अब अंदर खाने से जो खबरें सामने आई हैं वो ये है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां भी एनडीए के खिलाफ आईएनडीआई ये सक्रियता से मजबूती से लड़ता हुआ नजर आएगा। क्या ये चुनौती मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बन सकती है क्या? देखिए, अगर बात की जाए सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान की बात नहीं है, ये बात अब हो चुकी है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एनडीए के खिलाफ विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, सब में उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारेगा और पूरे देश का विपक्ष लगातार एकजुट हो रहा है। आपने देखा किस प्रकार से बैठकें विपक्षी गठबंधन दल कर रहे हैं, बिहार से लेकर तमाम जगहों पे ये बैठकें हो चुकी हैं। अगली बैठक मुंबई में आयोजित होगी। तो किस प्रकार से बात की जाए तो बिहार या फिर दक्षिण भारत की जो रीजनल पार्टियां हैं या फिर महाराष्ट्र की जो रीजनल पार्टियां हैं वो सब एक बैनर के तले आके एनडीए के खिलाफ हो गई हैं। तो एनडीए के लिए चुनौतियां पहले जैसी नहीं है, जबकि अब चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन देखिए विवेक, भारतीय जनता पार्टी 2047 तक का भी लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है, यानी कि 2047 का भारत कैसा होगा इसका भी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के जरिए जिक्र किया। लेकिन विपक्षी दलों का जो गठबंधन है यानी कि आईएनडीआई, उनमें तो सीटों पर ही सहमति नहीं बन पाई है, उनमें तो रोड मैप ही नहीं तैयार हो पाया है कि वो किस रणनीति के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और बात कर रहे हैं वो विधानसभा चुनाव की। देखिए, आने वाले वक्त में अभी विधानसभा चुनाव में समय है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव है। जैसा समीकरण जैसा फिट बैठता जाएगा विपक्षी गठबंधन इसमें एक सहमति बनाते नजर आएंगे। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी बहुमत में है, सरकार बनाई है राजद के साथ। तो वहां पे अगर सीटों के बंटवारे की बात करें तो जेडीयू और राजद की सहमति से बंटवारा होगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सबसे बड़े नेता हैं, यहाँ अखिलेश यादव की सहमति के बाद सीटों के बंटवारे का मामला डिसाइड होगा। इसी प्रकार से जिन राज्यों में जो पार्टियां बहुमत में है उनकी सोच समझ और रणनीति के आधार पर टिकटों के बंटवारे का मामला डिसाइड किया जाएगा। इस प्रकार से विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई आगे बढ़ रही है ताकि जो गठबंधन में बाकी दल है किसी प्रकार की फूट जो है उसमें न दिखाई दे। अगर महाराष्ट्र में बैठक होगी तो तमाम नाम तय किए जाएंगे, यहाँ तक संयोजक समिति बनेगी, समन्वय का नाम तय किया जाएगा। इसके बाद एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट महाराष्ट्र में जो है वो अपनी एक रणनीति के हिसाब से टिकटों के बंटवारे का फॉर्मूला एक सेट करेंगे जिसपे आपसी सहमति के बाद मुहर लगेगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चंद्रयान 3 भारत का एक मिशन है, भारत का एक सपना है जिसको लगातार गति मिल रही है और तकरीबन 23 अगस्त की वो तारीख होगी जब सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की गति धीमी करने की पहली प्रक्रिया अब सफल रही है और वो चांद से महज 113 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है, जिसके बाद इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल पूरी तरीके से सामान्य है, यानी कि सामान्य तरीके से काम कर रहा है। उस पर लगे कैमरे ने चांद के करीब से खींचे गए कई चित्र भी भेजे हैं। बताया जा रहा है कि पहली सफल डिस्ट्रीब्यूटिंग के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान वाला पूरा मॉड्यूल अब चांद से 157 किलोमीटर की दूरी वाली कक्षा पर है और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिंग 19 से 20 अगस्त के दरमियान रात 2 बजे के करीब होगी। साथ ही 23 अगस्त की वो तारीख होगी जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। तो धीरे धीरे चंद्रयान 3 यानी कि इसरो का ये मिशन चांद के बेहद ही करीब पहुंचता जा रहा है। 23 की वो तारीख होगी यानी कि 23 अगस्त तकरीबन शाम 5 से 6 बजे के बीच का वो समय होगा जब दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश भी की जाएगी। दरअसल 23 अगस्त चुनने का महत्व ये है कि 23 अगस्त को चंद्रमा पर दिन होगा, तो एक लंबे समय के बाद चंद्रमा पर दिन होगा और दिन में सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश इसरो के द्वारा की जाएगी। तो मिशन चंद्रयान 3 धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने कदमों को
चंद्रमा की ओर करीब पहुंचा रहा है। इसके लिए वैज्ञानिक हर एक एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। वैज्ञानिकों की नजर हर एक एक मूवमेंट पर है और लगातार जो मिशन है ये नई तस्वीरें भी भेज रहा है। तो यानी ये एक भारत का एक ड्रीम मिशन है जिस पर इसरो के साथ ही पूरे भारत की निगाह, और भारत ही नहीं पूरे दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश होगा। जबकि चांद की सतह पर अगर अब भारत लैंड कर जाता है तो ये चौथा देश बन जाएगा। और इसी सपने को साकार करने के लिए इसरो पल पल के अपडेट मूवमेंट पर नजर बनाए हुआ है। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए, अब महज 113 किलोमीटर की दूरी बची है जब दक्षिणी ध्रुव पर हमारा यह मिशन सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। मौजूदा क्या अपडेट मिल पा रही है? इसरो ने क्या कुछ अपडेट जारी किया है? मुस्कान, अगर बात की जाए तो भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान मिशन 3 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है और इसरो की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो लैंडर है उसकी स्पीड को कम कर ली गई है और चांद की तरफ ले जाने वाले कक्ष की तरफ मुड़ गया है चंद्रयान 3। और अभी तक जो हालात है वो सामान्य है। आगे की चुनौती भी रहने वाली है कि चांद पर उतरने से पहले लैंडर की स्पीड कम रहे ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। साथ ही साथ लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल 20 अगस्त को दूसरी डिस्ट्रीब्यूट गति कम करने की प्रक्रिया से गुजरेगा, जिसके तहत अगर बात की जाए मुस्कान तो एक कक्ष में उतारा जाएगा जो चंद्रमा की सतह के बहुत करीब ले जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि इसरो की तरफ से ये भी बताया गया है कि अगली जो डीबूस्टिंग होगी वो कब होगी, इसको लेकर बताया गया है कि कक्ष को घटाकर 113 किलोमीटर गुणे 157 किलोमीटर रह गई है और दूसरी डीबूस्टिंग प्रक्रिया 20 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 2 बजे की जानी है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।